5,000 स्टूडेंट्स जम्मू में बैठते थे। लद्दाख के? हाँ, लद्दाख के ज्यादातर पेइंग गेस्ट में, रेंटेड रूम में, और हाई प्राइस। अब उसमें सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। मतलब इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कश्मीरी पॉलिटिशियंस दे डोमिनेट द लद्दाखी लीडर्स एज वेल एज, उनको अपना हक नहीं मिल रहा। पर यूटी बनने के बाद भी लद्दाख के लोगों की जो एस्पिरेशंस थी, जो जुबिलेशन था, दे वर जुबिलेटिंग आफ्टर दे वी गॉट इट यूटी, बट फिर भी उनकी कुछ शिकायतें रह गई कि हमें स्पेशल स्टेटस नहीं मिला। जो लोग इस भारत देश के डेमोक्रेसी को मानने के लिए तैयार नहीं था, तो आज भारत के संविधान के आगे झुक के वो एफिडेविट पे साइन करके आज मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट हूँ, वो एग्री कर रहे हैं। तो इससे बड़े अचीवमेंट उपलब्धि क्या चाहिए? केवल सत्ता और कुर्सी की बात नहीं होता भाई साहब। A good vision. The woods are lovely, dark and deep, and I have promises to keep and miles to go first. ये देखो ना, Robert Frost said it long back. पूरा आप देखो ना, किसके हिम्मत है आज डंडा को गली दे, पाकिस्तान जिंदाबाद करे, इस चुनावी है नहीं है। तो ये जो है, मैं कहूँगा ये जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या है, जो सही दिशा में लोग कदम आगे बढ़ ले करगिल का जिक्र किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या वाकई वो लद्दाख जानते हैं ये लोग? आज तक बीते 71 साल 7 डेकेड्स लद्दाख को बिल्कुल अपनाया नहीं। जमीन है का टुकड़ा है जहां पे एक तिनका का घास नहीं उगते हैं। ऐसे वक्तव्य देने वाले क्या लद्दाख की भाषा को जानते हैं? क्या लद्दाख के रहन सहन, खान पान, वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, जो दुर्गम क्षेत्र है, क्या वो जानते हैं या खाली किताबें पढ़ के बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, किसने कहा आपको करगिल बंद है? जानने की कोशिश कीजिए। मैं हूं लद्दाख से, मैं चुन के आ रहा हूं, आप नहीं आ रहे लद्दाख से। आप बैठिए भाई साहब, आज तक आप लोगों ने बोला, आज हमारा बोलने का मौका है। बैठिए। की तरह किताबें पढ़ के नहीं आता हूं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी महसूस करके। बैठिए, सुनने की क्षमता रखिए। क्योंकि हम मानते हैं आन देश की शान देश की हम संतान है। 3 रंगों से रंग तिरंगा अपनी ये पहचान। वो इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का पार्ट बन चुके हैं, अंग बन चुके हैं। नशे में है वो आज भी समझ रही कि कश्मीर तो मेरा बाप का जागीर है। नहीं रहा, नहीं है। हम एक अंत में, जो लोग अभी तक कंफ्यूज में, उनको एक रिक्वेस्ट छोटा सा करना है। देश के लिए प्यार है तो जताया करो, देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो। गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय है हम, स्वाभिमान से कहो भारत माता की जय, और वर्तमान में करो इस बिल का समर्थन। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद टू वन एंड ऑल। India, which is a diverse country, stretching from the mountains of Ladakh, Jammu Kashmir, to the islands of Andaman and Nicobar and Lakshadweep, from Porbandar in Gujarat to the tribal cultures in the northeast, India has a very, very rich culture. और हमारे इस देश की विभिन्नता और अखंडता का एक जीता जागता नमूना आपको भारत के नॉर्थ में मिलेगा। वो इलाका जिसने 1999 की कारगिल वॉर को बड़ी करीब से देखा था, जहां के लोग अपने देश के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं,
और आज हमारे बीच एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिन्होंने उस क्षेत्र का नाम रोशन किया है और अपने पॉलिटिकल करियर के जरिए उस इलाके के मुद्दों को उजागर किया है और देश में एक अलग छाप छोड़ने की कोशिश की है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं 2019 में जब 370 हटा और वो अपनी फायरी स्पीड से जाने गए, जिन्होंने देश प्रेम की वो भावना को इस तरह से उजागर किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज टू वेलकम आवर टुडेज गेस्ट, यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम लद्दाख, जनाब जामग्याल सेरिंग नामग्याल जी का। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। बहुत बहुत धन्यवाद मंजूर जी। It's been an honor, sir, Thank you. that you came on our show, and we have done many shows, many podcasts with a lot of people from all across the country, but you are our first guest from Ladakh. तो हमारे लिए ये सर बहुत सौभाग्य की बात है। Thank you. और since I have a very close, very soft place for Ladakh in my heart, I have friends from there, and always been close। जो उनके behavior में जो warm थे, वो experience की है मैंने। तो सर हम political बातों से पहले हम आपके बचपन की तरफ चलेंगे, क्योंकि आपके पॉलिटिकल करियर को हम सब जानते हैं, ऑल ओवर द कंट्री। उस स्पीच को सबने सुना था जिसने पार्लियामेंट को हिला कर रख दिया था, एंड इट वाज लॉट ऑफ सोशल मीडिया मीम्स भी बने थे, वायरल हो गया था वो। पर आज हम बात करेंगे आपके बचपन में, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता के बारे में। टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर अर्ली जर्नी। Thank you so much, Dr. Ji. I'm very honored for this opportunity. देखिए लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है माथो। It is 25 kilometers far from the city. और famous Himis our stop है, ये बीच में एक गांव बसता है जिसका नाम ओरिजिनली माउंटो है। अब टाइम के साथ प्रोनाउंसिएशन चेंज होते हैं तो आजकल वो माथो बन गया है। तो माथो गांव में जन्म हुआ है मेरे बाला पिता जी, जो माथो में ही रहते हैं। पिता का नाम? जी, मेरा पिताजी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से रिटायर्ड है, श्री स्तंजित गुरजी जी। और मेरे माताजी जो है फार्मर ही है, श्रीमती ईशी बुटीन जी। और हम टोटल 3 भाई बहन हैं। मेरा बड़े भाई श्री ईशे टुंडुर जी जो है वो लद्दाख स्क्वाड इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है। एंड माई यंगर सिस्टर Sri Navo is serving in police. So आर्मी बैकग्राउंड से ज़्यादा प्रवृत्ति रहा है पिताजी में। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स बहुत है। तो मेरे बड़े भाई आर्मी से है और मुझे भी एक सौभाग्य मिला था बीच में NCC ट्रेनिंग लेने का, एंड MSc सर्टिफिकेट होल्डर। सो मैं कह सकता हूँ कि आर्मी का थोड़ा फ्लेवर है। और उस गांव में बड़ा बड़ा उसी गांव का एंड एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे क्या मिला है बचपन में। आई वॉज अ बुद्धिस्ट मंक अर्लियर। बचपन में हम हमारे भाषा में लामा कहते हैं, इट्स अ फेमस वर्ड इन। तो बचपन में मुझे एक लामा बनने का मौका मिला। तो मठ में मेरा जो है प्राइमरी शिक्षा वो सारा मिडिल क्लास सारा मठ में हुआ है और बौद्ध धर्म के अनुसार ही हुआ है। तो इसलिए बुद्धिज़्म में भी मुझे काफ़ी जानने को मिला और भिक्षु बनने का मौका मिला, जिससे लाइफ में डिसिप्लिन अनुशासन जिस चीज़ को कहते हैं और वो सारा जो थोड़ा सा सर इसके बारे में हल्का सा थोड़ा डिटेल में बताएं, क्योंकि बिकॉज यू हैव लिव्ड दैट लाइफ। अब कब किस उम्र में आप चले गए? मुझे याद है जब मैं 6 साल की उम्र था तो मेरे दादाजी ने लेके गया था मुझे फार्म एडमिशन, क्योंकि उस वक्त काफ़ी सीख किया था कि मुझे लामा बनना है। तो हमारे वहाँ में क्या होता है कि बचपन में जो बच्चे एक चीज़ को लेकर काफ़ी सीख करते हैं तो वो मान लेते हैं नहीं ये पहला किसी जन्म का कुछ होगा, कनेक्शन कुछ होगा, जब डाल मठ में। तो कहा मुझे मोनेस्ट्री में दाखिल लिया। तो वहाँ मेरे 6 साल की उम्र से लगभग 21-22 साल की उम्र तक हॉस्टल लाइफ जो है मेरा मठ में अर्ली मॉर्निंग उठ के पूजा करना, फिर सारे मंत्र सारे फिलोसॉफी वो सारा पाठ करना, हेड शेव भी करना। हाँ, हेड शेव करना। उसका कुछ रिलेवेंट होता है हेड शेव पर? नहीं, वो एक्चुअली जो जहाँ तक मैंने सीखा वो डिसिप्लिन का एक पार्ट है। You give up, sacrifice, give up everything, sacrifice। आप एक वर्ल्डली लाइफ को छोड़ के आप संन्यास में हो, है ना। तो
बाल रखने का मतलब जो है थोड़ा फैशन टाइप का, वो इसमें क्या होता है, इग्नोरेंस होता है, एंकर होता है, डिज़ायर होता है, वो सारा टैप है। तो वो दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग कल्चर है। हम हिमालय में जितने भी जो बुद्धिस्ट है, इंडिया में जो बुद्धिस्ट है, जो हिमालय में सब है, पूरा सर ही आपको करते हैं जाकर फिर, क्योंकि वो तरफ में लिखा है कि आपने मुंह के बाल काटना नहीं है। आपको कुछ ये थाईलैंड कंट्रीज में क्या होता है, मुख माने वो आँख के ये बाल भी कटेगा, तो ये सारा सब काट मतलब पूरे सारे पूरे पर पर- वो अपना अपना एक्सप्लेनेशन का रूप है, लेकिन कुल मिला के इस सारा पार्ट ऑफ डिसिप्लिन हो। तो मुझे वो शिक्षा दीक्षा सारा दिया। उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन जब से मैंने ज्वाइन किया, मैंने कॉलेज ही जम्मू से ही किया, जो भी बात है कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। तो उस वक्त स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्टूडेंट एक्टिविज्म में काफ़ी सक्रिय रहने का मुझे मौका मिला। और ख़ासकर यहाँ जो एक हमारा लद्दाख में अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छा कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, जिसकी वजह से 12वीं के बाद जो है बाय कंपल्शन लद्दाख के स्टूडेंट्स जो है बाहर पढ़ना चाहते, काफी फ्रेंड्स चंडीगढ़ से और इसीलिए आपके चंडीगढ़ में है, जम्मू में, क्योंकि चंडीगढ़ जम्मू जो है हमें थोड़ा नज़दीक पड़ता है। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ के दिल्ली में फिर जो है कुछ प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ से बेंगलोर जाते हैं, केरल जाते हैं, पूरा साउथ इंडिया, तमिलनाडु, चेन्नई, सारी जगह जाते हैं। तो मुझे जम्मू आना हुआ, ग्रेजुएशन मैंने जम्मू से किया। और साथ ही साथ क्योंकि मैं बचपन में मैंने लामा बना, तो लोगों के लिए कुछ करने का हमेशा भावना रहते हैं। किसी को दुख में देखता हूँ तो वो बर्दाश्त नहीं होते। तो यहाँ मैंने देखा हमारे बच्चों में, हमारे स्टूडेंट्स में, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन स्टडी जो है थोड़ा लेट एज में हुआ है, 18 साल तक लोगों का ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाता है। तो मेरे 18 साल में ग्रेजुएशन शुरू हो रहा था। 11 में शुरू हुआ था। हाँ, तो क्योंकि बीच में मेरा फॉर्मल स्टडी में गैप रहा, तो मैं मोनास्ट्री में रह के आया, तो फॉर्मल स्टडी में मेरा थोड़ा गैप रहा, तो थोड़ा एज मेरा ऊपर था, तो उस हिसाब से शायद मेजोरिटी में थोड़ा था। तो मैंने आपकी हमारे बच्चों को, किसी को पीजी में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को हॉस्टल में, किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, तो जो है ऑर्गेनाइज करके आगे निकाल के प्रोटेस्ट करना, इधर जाना, उधर सभी ऑफिसर्स से मिलना, मंत्री लोगों से मिलना, ये जी हमारा बीच में। यू रिमेंबर यूपीए सरकार ने एक डिसीजन दिया था कि सालाना आपको 6 या 8 सिलेंडर गैस ही मिलेगा, कई बार। तो उससे हमारे बच्चे लोग जो यहाँ रेंट पे रहते थे, मकान वाले भी उनको सिलेंडर देना बंद कर दिया, क्योंकि अब उनको चाहिए। तो हमारे लोगों को प्रॉब्लम हुई, बच्चों को। मेरे टाइम पे यहाँ पे लगभग हमारा 5000 स्टूडेंट्स जम्मू में बैठते थे, लद्दाख के, ज़्यादातर पेइंग गेस्ट में, रेंटेड रूम में, और हाई प्राइस। अब उसमें सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। तो हमने चर्चा करके हम गया था बिल मंत्री जी के पास, जो कंज्यूमर अफेयर्स के बंदे, तो हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, स्टूडेंट के नाम पे अलग सा कार्ड निकाल के साल में 2 या 3 सिलेंडर वो हो भी है। तो ऐसे एक्टिविटीज़ में मैं जुड़े रहा हूँ। तो उसके बाद ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद फिर मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स में ऑफिशियली ज्वाइन किया। 2011-12 में भारतीय जनता युवा मोर्चा में से मैंने जम्मू से ज्वाइन किया। तो आज का हमारा प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र राणा जी जो है, वो हमारा युवा मोर्चा का अध्यक्ष था। मैं उन्हीं के टीम में जो है उनके बीजेपी में ज्वाइन किया। तो वहाँ से सिलसिले शुरू होके फिर 2015 में मुझे वहाँ काउंसलर लड़ा गया पार्टी ने। तो हाईएस्ट मार्जिन के साथ मुझे काउंसलर का बनने का LHDC ले में, जो लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल ले में, मुझे हाईएस्ट मार्जिन से काउंसलर बनने का आशीर्वाद मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी, हिमाचल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने दिया। उसके बाद फिर वहाँ काउंसिल में भी थोड़ा उतार चढ़ाव होते रहा। तो फिर काउंसिल का चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर होता है, काउंसिल का जो चीफ होते हैं। तो मुझे याद है 9 नवंबर 2018 को जो है पार्टी ने फैसला लेके मुझे वहाँ का काउंसिल का अध्यक्ष 2018 में। फिर अध्यक्ष में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, 6-7 महीना ही मिला। लेकिन उसके बाद 2019 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो पार्टी ने बोला कि आपको इलेक्शन लड़ना है, मैंने मना किया, नहीं मैंने नहीं लड़ना है, क्योंकि मेरे आगे जो है हमारा सीनियर लीडर तब के श्री गुरजे लखनऊ जी थे, आज जो लद्दाख ब्रिटिश एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। तो वो हमारी पार्टी में एक्टिव थे, वो मंत्री रह चुके, MLA रह चुके, MLC रह चुके, काउंसिल का चेयरमैन रह चुके। मैंने पार्टी को यही बोला कि ये हमारा सीनियर लीडर है,
अभी इनको लड़ ये चितारा हमारा जिम्मेवार है। तो मैंने पूरे चितारे का मैंने जिम्मेवार लिया, फिर भी पार्टी का अपना कैलकुलेशन था शायद, वो बोला कि नहीं आपको ही लड़ना है। तो फिर मैंने दुर्जय जी से भी चर्चा की कि पार्टी का तो ये कहना क्या करना चाहिए, मुझे तो नहीं लड़ना है, मुझे मेरा जैसे आपको लड़ाना है। तो बोला कि दुर्जय जी ने भी फिर समझा जब जैसा है पार्टी ने डिसीजन लिया तो आपको मना नहीं करना चाहिए। आप पार्टी शायद मुझे नहीं लड़ाना चाहते, आपको लड़ाना चाहते और आप नहीं लड़ना चाहते, बीच में कहीं पैराशूट जंप हो कि कोई और ना आ जाए, इसलिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। बोला ठीक है। फिर उनके सहमति से 2019 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ा, तो लद्दाख के इतिहास में हाईएस्ट मार्जिन के साथ जो है मुझे पार्लियामेंट में जाने के वो लोगों ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद 5 साल मुझे अपने लोगों को, अपने एरिया को, लद्दाख को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। वो सर जब इलेक्शन हुए 2019 के, उसके बाद की उस स्पीच के बारे में बताइए जो जिसने एकदम धमाका कर दिया बात। तो एक तो जो है मुझे जब से मैं स्टूडेंट लीडरशिप में आया तब से एक बोलते रहने का आदत तो था ही। फिर बचपन में मुझे लागा बनने का मौका मिला तो लोकल भाषा में मेरा पकड़ अच्छा है, मैं कह सकता हूँ काफ़ी हुआ है। फिर उसके बाद जो है हिंदी भी मैंने काफ़ी वो आप सुबह शाम दिन रात कभी भी लगा सकते हैं। तो वो बोलने की आदत था। तो फिर मैं ग्राउंड से जुड़े रहा ज़्यादा, तब तो ग्राउंड का भी मुझे फीडबैक ठीक था। तो पार्लियामेंट में जब मौका मिला तो मैंने कुल निचोड़ के मैं तो सरस्वती देवी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे ज़बान पे उस दिन कैसे एक उनका आशीर्वाद सरस्वती देवी जी का रहा। फिर हम बुद्धिज़्म में भी सरस्वती देवी जी को बहुत मानते हैं, तो अच्छा चला स्पीच, अच्छा चला जी जी। लेकिन देश वालों ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, और ख़ासकर मेरे पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप टॉप लेवल से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसको शेयर करके अपने ट्वीट करके देश वालों को बताया कि इस स्पीच को सुनना चाहिए, रिकमेंड किया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी मुझे वहाँ पार्लियामेंट में ही नोट भेजा कि बहुत अच्छा बोला आपको मनाई कि फिर वहाँ से सीनियर लीडर सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो सर उसके बाद जैसे 2024 की इलेक्शंस में बीजेपी फील्ड अनदर कैंडिडेट काशिम जाफर, तो उसमें आपने अपना नाराजगी भी जाहिर की और आपके जो सपोर्टर्स थे they protested also। तो क्यों ये शिफ्ट हुआ आपको? नहीं, एक तो देखिए आप क्यों शिफ्ट हुआ वो तो पार्टी के सीनियर लीडरशिप ही बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पार्टी में एक अनुशासन ये होता है, भारतीय जनता पार्टी में विशेष रूप से वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है वो निर्णय लेता है किसको टिकट देना है नहीं देना है। आप उन्होंने डिसीजन लिया, मैंने उस डिसीजन को बिल्कुल ऑर्डर किया, पर इनिशियली मैं उस पर आता हूँ। और रिजल्टमेंट की इस बात को ले किया यार, मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने गलत फीडबैक दिया। अब प्रधानमंत्री जी एक सीट को खुद तो देख नहीं सकते, लेकिन जिन पे जिम्मेवारी था शायद उन्होंने या किसी और ने जो है काफ़ी गलत फीडबैक जो है देते गया। गलत फीडबैक जा रहा था, मुझे ये भी पता था, लेकिन होता है पॉलिटिक्स में, तो मैंने उसको ज़्यादा नहीं दिया। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा चिंता उस बात की था, मैं शुरू से देख रहा था कि ये सीट हाथ से जा रहा है। 2014 में हमने जीता, भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को 36 वोट के मार्जिन से। 2019 में हमने हाईएस्ट मार्जिन से जीता। अब 10 साल एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया। 2018 में लद्दाख को कश्मीर से डिवीजन अलग करके लद्दाख को अपना एक पहचान दिया। 2019 में लद्दाख को 370 समाप्ति के साथ लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी का दर्जा दिया, तो लद्दाख वालों का बहुत देरीना मांग। उसके अलावा सालाना 6,000 करोड़ रुपए का जो बजट है स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज लद्दाख को तरक्की करने के लिए, तो इतने सारे अच्छे अच्छे काम हो रहा है भाई। अगर मैं गिनते रहूँ तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में, रोड नेटवर्क में, एयरपोर्ट एक्सपेंशन में, हर क्षेत्र में, वहाँ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ इस बार की इलेक्शंस में मैं उस पर आ रहा हूँ। इधर जो है मेडिकल कॉलेज का अनाउंस हुआ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट्स को ड्रीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। वहाँ मैंने पहले कहा था यूनिवर्सिटी नहीं था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख उधर क्लास चलना शुरू। इतने सारे काम करने के बाद अब मैं गलती तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक डिसीजन की वजह से हमारा सीट हाथ से जा रहा था, वो मैं शुरू से देख रहा था। तो मैंने पार्टी को यही बताने की कोशिश किया, वो मेरा एक गिला शिकवा था, लेकिन नाराजगी नहीं था। मैंने शुरू से बोला कि मैं ना प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हूँ, ना पार्टी के खिलाफ हूँ,
ना जिसको कैंडिडेट बनाया मिस्टर टाशी गैल्सन जी, वो बहुत अच्छे शख्सियत है। मैंने उसको भी मैंने फोन करके भी बताया और सामने मीडिया में भी मैंने स्टेटमेंट है, मैं अब तीनों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा पूरा अंदाजा है क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने हर चप्पे पोलिंग स्टेशन वाइज गांव ऐसा, आप किसी को भी माइक लगा के आप पूछ सकते हैं। मैं आपको मीडिया के सामने दावे के साथ कह सकता हूँ, लद्दाख में एक गांव नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ, एक गांव नहीं है जहाँ पे मैंने पब्लिक सभा नहीं किया, एक गांव नहीं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के काम को, सरकार के काम को हमने नहीं पहुँचाया। तो इतना तो जानकारी मुझे रहता है, हर जगह से फीडबैक आ रहा था, लोग बहुत मायूस है, नए कैंडिडेट से ना खुश है ऐसा नहीं है, जो पुराना कैंडिडेट ड्रॉप किया उससे लोग थोड़ा मायूस था। तो मैंने वही पार्टी को कम्युनिकेट किया, फिर पार्टी ने भी जो है 7-8-10 दिन के बाद वहाँ से भी बात हुआ, चर्चा हुआ, फिर अब मैंने जो एक जिम्मेवारी निभाना था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि भाई इस सीट को आगे कंटिन्यू कराने के लिए ये मैंने कुछ फीडबैक दिया था, ये करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन कुछ हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीट हमारे हाथ से चले गए, लेकिन वो नाराज़गी कभी नहीं था। आपको लगता है अगर आपको फील्ड किया तो शायद दिख जाता है? वो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाइंडसाइट लोगों का तो उम्मीद था, लेकिन क्या होता है केवल एक कैंडिडेट पे ही फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे रणनीतियाँ बनाना होते थे। अब जो बंदा पार्लियामेंट जो MP बैठ के वो 5 साल काम कर रहा है, तो 5 साल में से 4.5 अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए डेडिकेटेडली दिया, तो 6 महीना तो आपने भी कुछ रणनीति बनाया होगा ना, तो वो भी तो बनाया होगा भाई किस बात में रखना है, एंड मौके पे किसको क्या करना है, वो सारा किया होगा है। लेकिन खैर पार्टी का निर्णय था, और हमारे पार्टी में तो पार्टी सर्वोपरि होता है। मैं नाराज नहीं था, अगर नाराज होता तो उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर इलेक्शन में कैंपेन में क्यों आता। मैंने वहाँ हमारे जो नए कैंडिडेट टाशी गैल्सन जी के लिए भी खूब कैंपेन किया, लोगों में जाके वहाँ लोगों से बात किया, जो नाराज उनको घर में बुला के चाय पिला के उनको समझा के वापस भेज दिया। सर जैसे टीपू सुल्तान लड़ने के बाद बात करें, लद्दाख की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी यूटी मिलने की, वो पूरी हो गई। अक्सर ये मतलब इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कश्मीरी पॉलिटिशियंस दे डोमिनेट द लद्दाखी लीडर्स एज वेल, उनको अपना हक नहीं मिल रहा, पर यूटी बनने के बाद भी लद्दाख के लोगों की जो एस्पिरेशंस थी, जो जुबिलेशन था, दे वर जुबिलेटिंग आफ्टर दे वी गॉट अ यूटी, बट फिर भी उनकी कुछ शिकायतें रह गई कि हमें स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, हमें जो रिकग्निशन मिलना चाहिए था, जो SOPs मिलने चाहिए थे, जो डेवलपमेंट उस लेवल पे होना चाहिए था, शायद उनकी कहीं ना कहीं कुछ उनको लगता है कमियां रहेंगी। तो वो जो स्पेशल स्टेटस की मांग है, जैसे हमारे सोनम वांगचुक जी हैं, ही इज अ वेरी रिनोन्ड प्राइवेट एक्टिविस्ट एंड रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द प्लेस, तो उन्होंने 21 दिन का वो जो अपना अनशन किया था, तो इंटायर कंट्री गैल्वनाइज बिहाइंड दैट। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि मुद्दे जिन मुद्दों पे हमने जैसे क्लाइमेट चेंज की मैंने बात की, स्पेशल स्टेटस की बात की, तो क्या उन मुद्दों में थोड़ा सा सरकार को ज़हनियत से सोचना चाहिए? देखिए लद्दाख ने अलग से यूटी मांगा 1948 से शुरू हुआ था, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख समिट अरब देश के साथ विलिया हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ, तब से लेके लद्दाख वाले चाहते थे हम अलग हो। मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा क्योंकि लद्दाख जो है थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। लद्दाख हिस्टोरिकली एक इंडिपेंडेंट किंगडम था, तो लद्दाख के अपना महाराजा, अपना करेंसी, अपना एक देश, अपना एक झंडा, वो पहचान लद्दाख का था। उसके बाद 1836 में जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह के जो मेजर जनरल जोरावर सिंह, उन्होंने लद्दाख पे आक्रमण किया। अब वो यहाँ से किश्तवाड़ से करगिल से वो के फिर पूरे लद्दाख को युद्ध करके तिब्बत तक तिब्बत में बाद में चला है, फिर वहाँ से ज़ंस्कार से वापस आता है, यही मैचिल माता के रास्ते से, बॉर्डर से। उसके बाद लद्दाख के जो उसमें जिसको नया राजा वहाँ पे घोषित करके उसने भी बगावत शुरू किया, तो वो एक पता चलता है कि हम जम्मू के साथ भी नहीं रहना चाहते थे नहीं तो बगावत क्यों करते हैं। तो फिर यहाँ पता चला, तो फिर उन्होंने दोबारा वार करके फिर लद्दाख के साथ गिलगित बल्तिस्तान को भी कब्जे में लिया, फिर वो तिब्बत के कैलाश पर्वत तक, मानसरोवर झील तक उन्होंने जो है इसीलिए जम्मू के महाराजा के नाम के आगे लगता नहीं कि महाराजा फलाना अधिपति, जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान नाम तिब्बत करके नाम के आगे वो लंबा नाम लगता है। तो फिर वो एक पार्ट था, लेकिन मैं कहूँगा वो 1836 से 2019 तक
यानी कि लगभग 183 साल, अगर आप कैलकुलेट करें तो 183 साल जो है लद्दाख में अपना पहचान खो गए थे। ओके, तो बहुत आप महत्वपूर्ण मतलब जम्मू कश्मीर में रह के कहीं ना कहीं या शुरू में डोगरस गुलर के अंदर डोमिनेट था, वो भी खुश नहीं थे। अब वहाँ भी जो है जिसका शासन है उसी का तो चलना है, चलेगा, है ना? आप देखो वो तो चलना है। उसके बाद 1948 के बाद या उससे पहले जो कश्मीर के जब से यहाँ मॉडर्न सरकार जब कश्मीर पे बनने लगा तो शेख अब्दुल्ला से लेके नीचे जो है कल के जितना उमर तक मुफ्ती तक जो है कश्मीर डोमिनेंसी इधर जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर ये जम्मू वाले भी ब्लेम करते कश्मीर वाले तो है, वो तो यहाँ की कहानी वो है। लेकिन कुल मिला के 183 इयर्स है ना, 183 साल जो है, फिल्म व्यूअर सभी भेजे। हाँ 183 साल एक कम्युनिटी को तो लीडरशिप हाथ में नहीं मिलता है तो उसका लैंग्वेज का क्या हाल होगा, उसका वेशभूषा का क्या हाल होगा, उसका धर्म का क्या हाल होगा, उसका पहचान का क्या हाल होगा, उसका विकास का क्या हाल होगा। कौन सी मेन जैसे लद्दाखी है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? लद्दाख में मुख्य रूप से लद्दाखी का जो नया टर्मिनोलॉजी दिया है लद्दाखी, लेकिन उस लद्दाखी तो एक कॉमन हो गया ना, हाँ लद्दाखी तो एक कॉमन हो गया अम्ब्रेला। हमारा भाषा जो है बोटी है, जो लद्दाखी में बोलूंगा तो वो उसका मुख्य जो है वो बोटी पे आता है। बोटी बने जो आज के टिबेटन है ना, वो क्योंकि वो सारा क्षेत्र एक सिमिलर जैसा है तो बोटी भाषा है। बोटी भाषा के आधार पे बोली, जैसे कि आपकी हिंदी जो है भाषा हुआ, अब हरियाणवी हिंदी, हिमाचली हिंदी, जम्मू के हिंदी में लेजा अलग फर्क हो रहा है, समझ गया ना। उसी तरह बोटी के आधार पे अब संस्कार में आपको अलग लेजा मिलेगा, चमता में मिलेगा, फिर बल्ती वो भी बोटी का एक बोली है। मदर लैंग्वेज। हाँ बुर्की जो कारगिल में मुख्य रूप से बोले जाते हैं, मुसलमान कारगिल के लोग जो है ये बुर्की वो टिबेटो लैंग्वेज है, लेकिन उसका भी भाषा जो है बोटी है। और बोटी में से भी ऑथेंटिक बोटी आर्की वर्ड जो है आज भी प्रयोग में है, तो भाषा ही है। अब वहाँ क्या हुआ जब 183 साल आपके शासन में हाथ नहीं था, आपके हाथ में शासन नहीं था, तो स्कूलों में क्या सिलेबस चलाना है वो आपके हाथ में नहीं था। तो जाके वहाँ बोटी भाषा को पढ़ना लिखना लगभग लुप्त हुआ, ठीक लगभग खत्म हुआ। तो ये सारा लोगों का चिंता थे। 183 साल जो है, अब महाराजा के खिलाफ कितना विरोधी हुआ होगा। उसके बाद 1947-8 के बाद जो है फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर का नारा चला। हम कश्मीर से अलग होना चाहता था क्योंकि हमारा रहन सहन वो अलग था, प्लस कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियन ने हम कश्मीर के आम लोगों को कभी नहीं कर थे। कश्मीर के जो लीडरशिप था उन्होंने लद्दाख के साथ डिस्क्रिमिनेट किया, स्टेट मदरली ट्रीटमेंट किया, हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट कुछ नहीं दिया, ना के बराबर। हम देखो ना, तो ये सारा लोगों के जहन में था। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मोदी सरकार ने लद्दाख की बात को सुन के 2019 में यूटी का दर्जा दिया। तो यूटी देने के साथ साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आए। स्पेशल स्टेटस मैं उस पे आ रहा हूँ, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आया। आपको कॉलेज मिला, आपको यूनिवर्सिटी मिला, एक नहीं दो नहीं 3 यूनिवर्सिटी मिला, टेलीकम्युनिकेशन, तो इतने सारे अपॉर्चुनिटी आपके सामने तुरंत आ गया। तो लोगों में थोड़ा ये भी खदशा हुआ, चलो ये मान लो ये कुर्सी इधर आ तो गया है, लेकिन कुर्सी के साथ जो है वो पॉलिथीन भी है, ये तो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ लोगों को चैलेंज के खदशा होने लगा। जब 370 हटा तो लोगों को लगने लगा है मेरा जमीन बाहर वाला तो नहीं खरीद सकते। अच्छा, वहाँ इतने सारी यूनिवर्सिटी खोल दिया, वो डर तो एक शंका होते ना, वो जाहिर सी बात है। तो फिर उसमें शुरू में ओपोजिशन पार्टीज ने भी थोड़ा आग में घी डालने का काम किया। अब बाद में लोगों का जो है वो सेंटिमेंटल इशू बन गया, लेकिन हमने काफी बार कोशिश किया। पर आपको लगता है जो 6 शेड्यूल में इंटेंशन की मांग है कहीं ना कहीं वो जायज है? देखिए, किसी भी मांग को नाजायज नहीं कह सकते। जब वो आम मास मांग करते हैं लोकल, तो लोगों का कलेक्टिव विजडम से निकला हुआ एक मुद्दा हो, दिल का होता है, एक लोगों का कलेक्टिव विजडम से निकला हुआ एक मांग को एक व्यक्ति जो है उसको नाजायज कैसे कह सकते हैं। अब वो भारत सरकार ने देखना है कि ये दे पाता है नहीं दे पाता है, देने से लॉन्ग रन के लिए क्या होगा, नहीं देने से लॉन्ग रन के लिए क्या होगा। आपकी क्या जजमेंट है कि मैं आज मैं देखो जजमेंट देने के कैपेसिटी में तो नहीं हूँ, एंड आई एम नो वन
to judge. मैंने लोकल लद्दाखी लोकल लद्दाखी के हिसाब से तो लोकल इशू के साथ तो रहना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने वहाँ पे जीना है, वहाँ पे मरना है। लेकिन आज जो सोनम वांगचुक जी का जो अनशन आंदोलन जो चल रहा है, अभी पदयात्रा भी चल रहा है, वो एक ग्लोबल इशू को लेके चल रहा है, वो लोकल पॉलिटिक्स से हट के। क्लाइमेट चेंज के ऊपर इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लद्दाख से जब निकला तो सेफ लद्दाख, सेफ हिमालय का स्लोगन। सेफ लद्दाख मीन्स वो कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल इशू तो नहीं है, वो सेफ लद्दाख मीन्स पूरा ग्लेशियर इकोसिस्टम पूरा वहाँ ग्लेशियर लेक कितना है, ग्लेशियर क्या है, इकोसिस्टम क्या है, क्लाइमेट को बचाना, ग्लोबल वार्मिंग को कम्बैट करना। तो ये सारा एक मुद्दा फिर वहाँ से मनाली से लेके पंजाब से आज चंडीगढ़ वहाँ पहुँच रहा है। तो ये ग्लोबल इशू को लेके लोगों में जागरूकता पैदा कर रहा है, जिसपे प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी जब इंटरनेशनल फोरम को जब एड्रेस करता है तो उसमें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आता है, और प्रधानमंत्री जी खुद ने जो है पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस से जो है ये विजन दिया था कि लद्दाख के साथ साथ पूरे हिमालय को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, वहाँ पे कोई कार्बन फ्यूल नहीं होना चाहिए। अभी जनरली मुझे लगता है जो लद्दाख का जो लाइफस्टाइल है काफ़ी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, वहाँ पे नेचुरल वेज में थोड़ा अडॉप्टेड है। तो फिर भी आपको क्या लगता है कि किस तरह के चैलेंजेस अभी लद्दाख के ये मैंने शुरू में आपको कहा, अपॉर्चुनिटी के साथ चैलेंज ऑटोमेटिक आता है। लद्दाख में पहले रोड नेटवर्क, कुछ बिजनेसेस आ रहे हैं उससे वो चीज़ें नहीं मैं आ रहा हूँ। लद्दाख में पहले रोड नेटवर्क नहीं था। आपको पता है लद्दाख में व्हीकल से पहले एरोप्लेन आया था। जब 1948 में कबेली हमला हुआ था तो तुरंत भारत सरकार ने वहाँ पे एयरफोर्स के जरिए एयरपोर्ट बना के जहाज का लैंडिंग हुआ। तो जहाज आने लगा तो राशन आने लगा, राशन आने लगा तो चावल आने लगा, जो लद्दाख में दाना नहीं रुकते। तो सेंट्रली लोकेटेड जितने भी लद्दाख का पार्ट है वो ज्यादातर चावल पे और मॉडर्न राशन सप्लाई जो सरकार देते हैं उस पर निर्भर होने लगा। लोगों बहुत सारे लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, डाइट चेंज हो गया, डाइट भी चेंज हो गया, खेती करना भी छोड़ दिया। अपने वर्ड यूज किया ना कि सेल्फ सस्टेन। तो इतिहास में जो है सब कुछ लद्दाख में बनते थे, सुई धागा से लेके वहाँ जो है सत्तू से लेके नमक से लेके हिस्ट्री को हम डिटेल में समझने की कोशिश। इकोनॉमी के अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमी की मैं बात करूँ, सब कुछ लद्दाख जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेल्फ सस्टेन कहते हैं। ये लोहा का पार्ट जो है वो कुल्लू से आता था, खेत के औजार वगैरह बनाने के लिए। आज खकुम्बा तो बने नहीं ना, अच्छा बहुत बड़ा थे ठीक है। तो कुल्लू से जो समर में वहाँ पे करावन चलते थे कूड़े गदे लेके, वहाँ से लोहा आते थे। लद्दाख से बाहर एक्सपोर्ट होता था, पश्मीना, वूल, याकूल, बटर और वो वुलन क्लॉथ, वो सारा लद्दाख से एक्सपोर्ट होता था। आज देखिए ट्रक भर के लद्दाख में राशन आता है, ऑयल आता है, सब कुछ आता है, लेकिन लद्दाख से एक चीज एक्सपोर्ट नहीं होती है। अब डिपेंडेंसी ओवर हो गया ना, ओवर डिपेंडेंसी। इसलिए मैं कहता हूँ आपको वहाँ सड़क मिला, आपको एरोप्लेन मिला, अपॉर्चुनिटी आया, लेकिन साथ ही साथ चैलेंज क्या हुआ, आप ओवर डिपेंडेंसी हो गई। उसी तरह जब नया चीज आता है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी तो लेके आता है, लेकिन आपको कभी कभी चैलेंज भी हो जाता है। ठीक, आप देखो पंजाबी बहुत अच्छे बोल लेते हैं, आपने इंग्लिश सीखा, अपॉर्चुनिटी तो मिला, लेकिन आपको डर रहता है मैं पंजाबी भूल ना जाऊं। तो वो चैलेंज जो है लोगों के मन में जो है खदशा, एक एप्रीहेंशन पैदा करता है, जिसको लेके ये सारा जो है जाहिर सी बात है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ सरकारी जो है पीडीएस सिस्टम है, वहाँ से लोसर के लिए, त्योहार के लिए ही चावल दिया जाता था। और हमारे जो है माता पिता लोग उसको सेव करके रखते थे, भाई ये 6 महीने के बाद हमारा त्यौहार आएगा उसके लिए खाना है, इतना ही अवेलेबल होता था। आज जो है आपको चावल के बगैर जो है सेंट्रल लद्दाख में लगभग खाना भी नहीं बनता है। चावल अब खासकर जो है लंच में तो ज़्यादातर चावल ही होता है। तो ये चावल कल्चर थुक्का भी काफ़ी, वहाँ थुप्पा तो ट्रेडिशनल हमारा फूड है ही है, ट्रेडिशनली थुप्पा बनाते हैं, फिर आटे के लोकल आटे के जो है सूप बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं लद्दाख का स्पेशल। हाँ, फिर वो सत्तू से काफ़ी चीज़ें हम बना लेते हैं, तो ट्रेडिशनल तो है ही है। अभी भी जो फार फ्लंग एरियाज में जो है ट्रेडिशनल लाइफ ही है, वहाँ पे भले आज रोड नेटवर्क आए हो, टेलीकम्युनिकेशन आए हो, लेकिन
लोगों का जीवन जो है वो उनका दैनिक जीवन जो है वो ट्रेडिशनल ही आज भी है। पिछला गुड थी, क्योंकि लद्दाख में जब मेरे पार्लियामेंट के टेबल में मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी किया था, देखिए आप, मैंने कहा था अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नए चैलेंज। आपका जो है फूड सिस्टम, फूड हैबिट चेंज होने के कारण से भी बहुत सारे बीमारी होते हैं। लद्दाख में पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से कंपेरेटिवली कैंसर बहुत है लद्दाख में, ये बहुत दुख की बात है। तो वो मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी डाला, तो सरकार का भी अपना एक वोट एक्टा है, वो सारा आगे मैंने पब्लिक में भी शेयर किया। तो ये फूड हैबिट चेंज होने से बहुत सारे जो है बॉडी सिस्टम चेंज होते हैं, तो वो एक चिंता की विषय है। लेकिन लद्दाख जो है फिर से ट्रेडिशनल फूड पे जाएंगे तो वो हेल्दी लद्दाख हो जाएगा। जब मैं काउंसिल में था, मुझे 2018 में काउंसिल में सर्व करने का एज चेयरमैन मौका मिला, तो हमने पॉलिसी भी बनाया वहाँ पे जो लद्दाख में जितने भी खेती होता है, क्योंकि खाना ही मेन एक चीज़ होता है आपका, क्योंकि लोग बागोड़ क्यों करते हैं, खाने के लिए, पेट के। आप पपी तो नहीं कहूँगा, वो ठीक है वो है, लेकिन पेट में अच्छा खाना जाएगा तो आपका सेहत अच्छा रहेगा। तो हमने वहाँ पे एक एग्रीकल्चर रिलेटेड एक पॉलिसी बनाई, वो लद्दाख में आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो पॉलिसी मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, लद्दाख को पूरा ऑर्गेनिक बनाना है 2025 तक। तो हमने तब 2018 में एक टारगेट लेके एक पॉलिसी बनाया, उसी उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन। अभी 2025 में लद्दाख जो है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक डिक्लेयर होने जा रहे हैं। कैसे क्यों तो हो गया? अब इसमें क्या होता है, 3 फेज हमने रखा। फर्स्ट फेज में जो है जो ट्रेडिशनल विलेजेस है जहाँ पे ये केमिकल फर्टिलाइजर टाइप का जो है वहाँ नहीं पहुँचा, वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। अब जहाँ थोड़ा कम पहुँचा वो एक तो बंद करना है, दूसरा उसी ज़मीन के सॉइल के हेल्थ को जो है रिवार्ड करके वापस लेके जाना है, उसमें आपको 2-3 साल लगेगा। तीसरा जो है जो सेंट्रल लद्दाख में हेवीली आपने केमिकल यूज़ किया, उस ज़मीन को आपने रिवाइव करना है, सॉइल हेल्थ को, तो उसके लिए 5-6 साल लगता है। तो कुल मिला के हमने 3 फेज में इसको पूरा कर रहा है, जिसकी वजह से लद्दाख जो है एक बार फिर से सस्टेनेबल होगा। क्योंकि पहले ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं था, साइंस में इतना एडवांसमेंट नहीं आए थे, तो लोग अपने हाथ से मजदूरी करके हाल चला के बहुत मेहनत लगते थे। लेकिन आज वो सारा मेहनत तो नहीं लगेगा। तो कुल मिला के जो हेल्दी लद्दाख बनाने के लिए हेल्दी डाइट सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। लद्दाख का यूथ है मोस्टली, एनवायरनमेंट को लेके उनके कुछ कंसर्न्स हैं, उसके ऊपर आप क्या? देखिए वहाँ जिस तरह मैंने कहा 2019 तक हम 183 इयर्स जो है किसी न किसी के डोमिनेंसी में रहा, तो उसमें जॉब्स तो क्रिएट हुई होगी। नहीं मैं सुनना मैं आता हूँ उस पर। 183 ईयर डोमिनेंसी में रहा तो उसका आउटपुट क्या हो सकता है, अब अंदाजा लगे। अब 2019 के बाद जब लद्दाख अलग से यूटी बना तो लोगों का एक्सपेक्टेशन एकदम राइज अप हो। जाहिर से बात है, यस वो जाहिर से बात है, होना भी चाहिए, अच्छी चीज़ है। लेकिन वहाँ पे एक मेंटल स्टिग्मा क्या है, एम्प्लॉयमेंट मीन्स ओनली सरकारी नौकरी। ओके तो लोगों के जहन में हो, अब जो पहले से सदियों से आपके जम्मू में कश्मीर में यही बात है, लोगों ने जहन में यही सोशल स्टिग्मा है, बस सरकारी नौकरी होना चाहिए, भले आपको 1500 रुपये मिले हो, 3000 रुपये मिले हो, नौकरी सरकारी होनी चाहिए। तो ये माइंडसेट के चलते जितने भी बच्चे लोग पढ़ते हैं, नंबर 1 पे गवर्नमेंट नौकरी करना ही करना है। अब हकीकत बात ये भी है, गवर्नमेंट कितने लोगों को एकोमोडेट करेंगे। अब ठीक है, लद्दाख में 2 ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है, अंदाजा लगाओ दोनों डिस्ट्रिक्ट में 15,000 के पोस्ट है, तो 30,000 ही एकोमोडेट करेंगे। उसके बाद 30,000 में से कितना सालाना रिटायर हो जाएंगे, उतने को एकोमोडेट करेंगे। तो अच्छा, नया यूटी बनने के बाद नया पोस्ट कितना बनेंगे, 30,000 के अगेंस्ट 3,000 ही बनेगा या 4-6,000 बनेगा। तो उसको लेके जो है कैलकुलेशन और लोगों का एक्सपेक्टेशन दोनों तालमेल नहीं बैठे। प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा बढ़ावा देना मैं आ रहा हूं उसको। तो एक तो लोगों के जहन से ये निकलना पड़ेगा कि आपको केवल सरकारी, ठीक है सरकारी नौकरी अगर आपको ज़्यादा सेफ्टी लगता है, वो लॉन्ग रन के लिए श्योर लगता है, तो ठीक है अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा अल्टरनेट आपने क्या सोचा है? अच्छा, प्राइवेट सेक्टर का आपने बात किया, अब नॉन गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तो प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए। अब प्राइवेट सेक्टर में एक तो अभी तक लद्दाख में प्राइवेट सेक्टर आए नहीं 2019 तक। अब 2019 में
जैसे ही 370 खत्म होने के बाद एक नैरेटिव चल पड़ा, अब तो जी लद्दाख जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, तो लोगों को चिंता होने लगा कि हमारा जमीन चला जाएगा। कहीं चल रहा है। तो इन बीच हाँ, में और apprehensions तो वही मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटी के साथ चैलेंज का एप्रीहेंशन आता है। तो इसलिए अब ऑब्वियसली ये बात भी स्वीकार करना पड़ेगा कि लद्दाख में नया यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन बनने के बाद रिक्रूटमेंट के लिए काफी टाइम लगा। अब उसमें भी जस्टिफिकेशन ये देते हैं हमारे ऑफिसर लोग की, देखिए अब नया रूल बनाना है, रिक्रूटमेंट रूल नए सिरे से होना होगा, क्योंकि अभी तो हम जम्मू कश्मीर के नीचे नहीं है और लद्दाख में तो कोई पहले अलग से सरकार था नहीं, तो हम जम्मू कश्मीर के रिक्रूटमेंट रूल पे क्यों चलेंगे? लद्दाख का अपना एक रिक्रूटमेंट रूल होना चाहिए। हमने भी कहा होना चाहिए, तो उसमें लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट को इनकॉर्पोरेट करके लद्दाख का रिक्रूटमेंट बनते बनते 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, तब तक हमारे यूथ का एजुकेशन शुरू हो गया। जाहिर सी बात है वो लोग भी कितना वेट करेंगे। अच्छा, फिर वहाँ से नॉन गेजेटेड तो लगभग सारा हमने रिक्रूट करा दिया, अभी गेजेटेड पोस्ट अभी भी फंसे हुए हैं, उसपे अभी भी लगे हुए सभी लोग। पीएससी बनाने का कुछ प्रपोजल है? पीएससी लद्दाख यूटी विदाउट लेजिस्लेचर होने के वजह से पीएससी का हमने काफी बार सेंट्रल गवर्नमेंट को निवेदन किया। जम्मू कश्मीर पीएससी के अंदर उसको कुछ रखने का प्रपोजल था, तो डिस्कस तो ये सारा हुआ है, लेकिन अभी उसमें कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहा है। यूपीएससी पता नहीं क्या वजह है। कुछ तो आउटकम्स का यूपीएससी के अंदर ही। अब जो भी करना है एक बार फैसला हो जाते तो कम से कम हमारे बच्चों को Clarity मिल आ जाते ना, क्लियरिटी आ जाते, फिर उस हिसाब से तैयारी भी करेंगे ना। अगर आप यूपीएससी में जा रहे हैं या आप स्टेट जेके पीएससी के साथ हो या लद्दाख का अलग से बन रहा है, जो भी है एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा तो हमारे आपने जम्मू में क्या है, बच्चों में ये थोड़ा रहता है कि कैलेंडर श्योर नहीं है, एग्जाम कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा, थोड़ा अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से बच्चों में थोड़ा सा वो रहता है। But let's move to the security side of the things. Ladakh we have seen it's has been a theater of war. 1999 में start with Kargil war. What was your experience of Kargil war? नॉट ओनली करगिल वॉर, लद्दाख एक ऐसे जगह पे स्थित है, लोकेटेड है सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिकली लद्दाख का एक अपना एक महत्व है। अगर हिस्टोरिकली आपने जिक्र किया तो ले और कारगिल ऐसे जगह पे स्थित है, हम कहते हैं ना जंक्शन पे। अब वहाँ से श्रीनगर कश्मीर से जो है एक ट्रेड होता था, यहाँ नुब्रा वैली आगे जाके सिल्क रूट का ट्रेड होता था, फिर ईस्टर्न लद्दाख से चंपन के साथ ट्रेड होता था, माने एक जंक्शन पे वो इकोनॉमिकली उसका अपना एक इम्पोर्टेंट था। और दूसरा जो लद्दाख में पूरा वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी का पश्मीना जो है लद्दाख में होते हैं, शायद उस क्वालिटी का मंगोल में अगर होता हो, लद्दाख में जो है पूरे दुनिया का सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का पश्मीना होता है, जिसको देख के जो है हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी बाहर वालों ने वहाँ पे आक्रमण शुरू किया। अच्छा, आफ्टर 1948 का काबेली हमला लद्दाख तक पहुँचे, 62 का इंडो चाइना वार लद्दाख में लड़ गए, 65 का वार लद्दाख में, 71 में जो है लद्दाख में, 99 में करगिल में, माने आज़ाद हिंदुस्तान के आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस 5 मेजर वॉर्स वर फॉर्ड ऑन लद्दाख। तो एक किस्म से कह सकते हैं कि वो भारत देश का एक बैटल ग्राउंड भी बनी। हाँ, तो उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी लद्दाख ने झेला है। तो आज जो है सरकार ने लद्दाख को एक अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखते हैं कि लद्दाख का इम्पोर्टेंस आज के सरकार समझते हैं। अगर पहले के सरकार ये लद्दाख का इम्पोर्टेंस समझ लेते तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का अक्साई चीन हमारे हाथ से नहीं जाता। कैलाश पर्वत जिसको जम्मू के महाराजा के जो है मेजर जनरल जोरावर सिंह ने जीत के लाया, वो हमारे हाथ से नहीं जाता। मानसरोवर झील हमारे हाथ से नहीं जाता। पर वो एक टैक्टिकल, वो एक गलतियां हो जाती हैं, मतलब किसी का इंटेंशन तो नहीं होता है। मैं तो कहूँगा ये इंटेंशन नहीं किया हुआ है। That's very strong statement. Yes. Who is responsible? नेहरू, इसीलिए तो हम कहते हैं ना नेहरूवियन ब्लंडर। बट देखो ना, आपने युद्ध जीता या हरा, लेकिन वो युद्ध का चैप्टर 1962 में क्लोज हो गया। आपको क्या पढ़े थे फिर 1962 में एज अ गुड जेस्चर आपने गिफ्ट कर दिया। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, एज अ गिफ्ट, गुड जेस्चर। वैसा 1961 के आप इंडिया के सेंसस खोल के देखो, वहाँ एक मैनसर विलेज का नाम आएगा। इंडियन सेंसस में 1961 में आएगा मैनसर विलेज। इंडियन साइड ऑफ थिंग्स। हाँ, वो मानसरोवर झील के सामने एक गांव, वो इंडिया के सेंसस में रिकॉर्डेड है। वहाँ पे कितना पॉपुलेशन है, कितना घर है, कितना मेल है, कितना फीमेल है, सब। अपने वो मैनसर गांव भी दे दिया चीन को।
अच्छा, केवल ये नहीं दिया, नेहरू जी ने इंटरमीडिएट करके वहां एक भूटान का जगह होता था, क्योंकि जिस तरह कैलाश पर्वत को हिंदुइज्म मानते हैं, शिव जी का मंदिर, उस तरह जैनिज्म में भी मानते हैं, बुद्धिज्म में भी बुद्ध अवलोकितेश्वर का सीन मानते हैं। ठीक, अब भूटान वाले भी मानते हैं, क्योंकि भूटान में बुद्धिज्म है। भूटान का भी वहां पे एक सराय टाइप का, एक रेस्ट हाउस टाइप का, उनका भी स्ट्रक्चर था वहां पे। सिक्किम के पास, हाँ, जो भूटान सिक्किम के आगे है, तो उनका भी मंसरोवर झील के सामने स्ट्रक्चर था। नेहरू ने इंटरवेन करके, इंटरमीडिएट करके, भूटान से बात करके वो भी दिलवा दिया। मैं उनका रिकॉर्ड किया हूं आपको। तो इससे ज्यादा ब्लंडर क्या हो सकता है? आज वहां तक हमारा सीमा होता तो क्या नुकसान है? कैलाश पर्वत का दर्शन, लद्दाख के, भारत के भूमि लद्दाख से जाके वहां आराम से दर्शन करके, परिक्रमा करके वापस आता है। इस देश में रहने वाले हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, चाइनीज एग्रेशन के बारे में बात करें, जैसे गलवान स्प्रिंग्स हुआ, ऊपर दौलत बेग गोल्डी, ये सारा तो बाद में एपिसोड हुआ ना। ये देखो ना, चाइनीज के जबान पे टेस्ट किसने दिया है, लालसा किसने दिया? अगर आपने इन्फेंट डेमोक्रेसी थे, वी वर ग्रोइंग, वी व्हाटएवर, वी मेक मिस्टेक्स ऑन द वे। हाँ, तो देखो ना, आप रोज तो यही कहते हैं ना कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का अक्साई चीन, लेकिन अक्साई चीन इज नॉट ओनली क्या कहते हैं, वो केवल प्लेन एक मैदान, पहाड़, केवल वो नहीं था ना, वहां पे हमारा आस्था है। ठीक, क्या क्या इंपॉर्टेंस अभी मैंने 2-4 गिन के बताया। अच्छा, उसके बाद ये काराकोरम, जो सियाचिन ग्लेशियर है, उसके पीछे एक जमीन है, बहुत कम चर्चे में आता है, वो शक्सगम वैली। शक्सगम वैली जो है पीओके में था, तो पाकिस्तान ने चीन को दान में दे दिया, नेहरू जी चुप बैठा। अच्छा, उसी शक्सगम वैली के मैदान पे आज सिपेक का रूप बन रहा है, वो क्या हमारे देश के लिए खतरा नहीं साबित हो रहा है? वही तो चाइना इकोनॉमी, चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो वहीं से हो रहा है ना। वहां से होके हमारे दिल के बल्स था। ये केवल ब्लेम गेम नहीं है, हकीकत है। अच्छा, दूसरा मैं आपको रिसेंट का बताऊं, जब यूपीए सरकार में डिफेंस मिनिस्टर था, बीजेपी का भी बता दो। नहीं, डिफेंस मिनिस्टर था, बीजेपी को तो सरकार चलाने का मौका बहुत कम मिला ना। कुछ तो गलतियां की होगी बीजेपी ने भी। आप बताओ देखो ना, अब सरकार जिन्होंने चलाया, अब उस मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने आई एग्री विद यू, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने 100% गलती किया है, 1-2 चीज सही भी किया होगा। लेकिन when you say that Nehru ji may have done some mistakes, we have to respect, we have to respect him for his, I know, for his contribution. I have huge respect. Yes. लेकिन जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, उस पे उन्होंने हाँ, कहा they could have been मेरा यही कहना है। Yeah. आप आ ही जाए ना बॉर्डर सिक्योरिटी पे, वो लद्दाख के बॉर्डर सिक्योरिटी पे, तो लद्दाख के बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके नेहरू जी के नाम जुड़े बगैर आपको बॉर्डर ही समझ में नहीं आएगा। बॉर्डर समझने तो बैकग्राउंड देना पड़ेगा ना, समझा रहे हो। अच्छा, फिर वो ये हो गया शक्सगम वैली। अब उसके बाद जो है यूपीए सरकार में शिंदे साहब डिफेंस मिनिस्टर था, आप रिपोर्ट चेक कीजिए, पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोला सीमा क्षेत्र में हम सड़क इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि दुश्मन आसानी से घुस के ना आए। ये यूपीए सरकार के डिफेंस मिनिस्टर का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है। तो आप बताओ, फिर बॉर्डर क्षेत्र में भारत सरकार सड़क नहीं बनाएंगे तो कैसे वहां पे अदर डेवलपमेंट कैसे जाएंगे? केवल ट्रूप्स में नहीं, बात है ट्रूप्स की, लॉजिस्टिक्स भी चाहिए। भाई सड़क बनाएंगे तभी तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज जाएगा, तभी तो वहाँ एजुकेशन की टीचर ट्रांसफर होके जाएगा, तभी तो वहाँ टेलीकम्युनिकेशन जाएगा। सड़क ही तो एक माध्यम है ना भाई जाने का। या तो आप ठीक है सड़क मत बनाओ, हर जगह पे एयरपोर्ट बनाओ, जहाज से सब सरकार चला तो वहाँ ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए आज मोदी जी आने के बाद गलवान हुआ, मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा, उसके बाद उसमें हमारे कुछ सैनिक, कुछ जमीन तो ले ली चाइना ने, वो आपने देखा वो जमीन कांग्रेस वाले जैसे आपने कांग्रेस और राहुल गांधी के छोड़ो, ब्लेम तो लगाते हैं हम। एक देखो, ब्लेम में हकीकत होना चाहिए। नहीं, जैसे मैंने आपको जो कुछ हकीकत तो नहीं होगी, मतलब आसमान मत छोड़ो ना। मैंने आपको 1961 के सेंसस के हवाला दिया भाई साहब, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन नाम लेके बोला। मैंने ये जो चाइना का जो सुनो ना, मैंने जो आगे बढ़ता है कहाँ पे जगह का नाम बताओ, जगह का नाम बताओ, एक पहाड़ का नाम होगा, एक गांव का नाम होगा, या नदी का नाम होगा, कुछ तो बताओ ना।
ऐसे आप कल यूएसए में जाके बोला दिल्ली साइज का जमीन 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने ले लिया, उस जगह का नाम बताओ। और मैं जगह का नाम बताऊं, 2008 तक इन्होंने क्या क्या दिया है। हमारे जो चुमुर इलाका है पेंगोंग झील के सोमोरी झील के सामने, उसके आगे त्यापन्ना जगह का नाम दे रहा हूं, वो दिया आपने। छबजी वैली, वहां वृक्षो भोगा है, हमारे ईस्टर्न लद्दाख का एक छोटे इलाके का एक महाराजा टापू, उसका जो है पूरा अधीन था, वो सारा दे दिया आपने। मैं जगह का नाम किन की बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी को बताइए आप जगह का नाम बताओ, फिर मैं मानूंगा। के बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरह के लीडर हो? मैं क्या टिप्पणी करूं, वो तो देश देख रहे हैं, देखिए इस वो बार तो देश देख रहे हैं। उसको उनको कुछ कुछ नामों से बुलाया जाता था, लेकिन अब वो छोड़ो ना, कांग्रेस वो को लीड किया देखो, उन्होंने, एलओपी भी आप बन गए। छोड़ो, आप वो जो भी देश अलग अलग नाम से पुकारते हैं वो शब्द में मुंह में क्यों डाल रहे हो, छोड़ो जो एलओपी बन गए अब वो। मुबारकबाद है। अच्छा इम्प्रूव किया उन्होंने काफी पहले से। अब इम्प्रूव का तो मुझे नहीं पता, लेकिन नंबर के मैटर से एलओपी पहली बार बन रहे तो मुबारक है। पिछले 5 साल तो वहाँ लीडर ओपोजिशन का स्टैंड क्या एक कंसिलेटरी बीजेपी को नहीं दे देना चाहिए था, अपोजिशन को एक एलओपी दे देते। वो जो है दिल्ली में जो सरकार चला रहे संभाल रहे, वो हमारे सीनियर लीडरशिप उसमें देखभाल कर रहा है, ठीक। वैसे जेस्चर के तौर पर कर देना चाहिए था। पता नहीं उस एरिया में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बात वही है, अगर राहुल गांधी जी कह रहे कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर किया है तो उस मेहरबानी करके उस जगह का नाम बताओ एक बार। कोई पहाड़ का नाम होगा, नदी का नाम होगा, जैसे कि गलवान, वो नाम हुआ, फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम हुआ, तो उस तरह से एक नाम बताओ ना। या आर्मी का वहाँ एक वो लिखा होता है पीपी पॉइंट, पेट्रोलिंग पॉइंट कौन सा है, नाम बताओ। आप तो ऐसे अंधेरे में तीर छोड़ रहे, भाई जी 4000 स्क्वायर किलोमीटर किया, 5000 किया, तो कहाँ से किया। बीजेपी शुड सू देम कि व्हाई आर यू रेजिंग सच एलिगेशंस विदाउट एनी प्रूफ। देखो ना, पॉलिटिक्स में किसको कब तक कहाँ सू करेंगे, एक मॉरल होना चाहिए। अगर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो उसका ऑथेंटिकेसी होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए। आप बस पॉलिटिक्स से भाई कुछ भी बोलो तो लोग भी इतना आज के लोग जो है, देखो ना वहाँ उसी बॉर्डर इलाके में काफी गांव है, नॉट ओनली लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, सारे बॉर्डर, वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं होगा तो वो लोग अंदर अंदर से नहीं हंस रहे होंगे तो नुकसान किसको हो रहे, अंदर से तो हंसेंगे ना, क्या बोल रहे हैं, अभी इधर बैठा हूँ। अब एक चीज ये है जो अनफेंस बॉर्डर है, जिसको हम एलएसी कहते हैं, एलएसी अनफेंस बॉर्डर है और प्लेन मैदान इलाका है, तो कभी इधर से चला जाता है, कभी उधर से चला जाता है, बीच में जो है बफर जोन रखा है। मतलब कुछ तो अच्छा, हम लोग राहुल गांधी जी की बात छोड़ते हैं, वी टॉक अबाउट इंडियाज लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन दैट एरिया। we understand that China has this policy को धीरे-धीरे आगे बढ़ता तो है एक्सपेंशन पॉलिसी तो है, उसने उधर भी जो वैसा पूरा तिब्बत खा गया, साउथ चाइना सी में उसने उस कार्गो शो धीरे-धीरे बढ़ता हर जगह है, ताइवान में देखो हर जगह है। यहाँ पे उसकी पॉलिसी तो है, लेट्स नॉट डिस्कस की हु इज सेइंग व्हाट। इवन इफ रोड लैंड हैज बीन टेकन, एटलीस्ट हमें ये इंश्योर करना कि आगे कोई हमारे देश का एक इंच भी चाइना ना ले। उसके लिए हमें किस तरह के स्टेप्स उठाने हैं? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहाँ बॉर्डर में हमारा वो लद्दाखी में कहावत होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे पाम को हाथ नहीं, हाथ की साइज को पाम, हाँ हथेली साइज का भी जमीन नहीं देना, किसी को क्यों देना, नहीं देना, बिल्कुल। तो उसको बचाने के लिए आपको उसका इम्पोर्टेंस समझ में आना चाहिए। उसका जब तक इम्पोर्टेंट नहीं समझेगा, फिर भी आऊंगा नेहरू जी, अभी हम करंट की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं। ये देखो उस जमीन पे घास का तिनका नहीं उगता है, जाने दो। अगर ये स्टेटमेंट होते रहा, अब नहीं हो रहा है, आप होना भी नहीं चाहिए, लेट्स होना भी नहीं चाहिए। सी नेहरू जी उसी उसी से प्राइम मिनिस्टर फॉर लेट्स लर्न फ्रॉम मैं उसी का एग्जांपल लेके दे रहा हूँ ना भाई, उस जमीन पे घास का तिनका उगता है कि नहीं उगता है भाई, वो आपका एक शरीर का अंग है, शरीर का अंग है, काट के थोड़े फेंक देना, काट के थोड़ी फेंकना है। तो इसलिए मैं एग्जांपल नहीं दूंगा काट के थोड़ी फेंकना है, इसलिए वहाँ का महत्व समझ में आना पड़ेगा, उसका क्या महत्व है। और वहाँ लोग जो बसते हैं, भले नंबर ऑफ वोटर्स कम होगा, पॉपुलेशन कम होगा, इवन इफ देयर इज वन वोटर वी हैव टू नहीं वन, देखो ना मैं कहूँगा कि 1 और 2 की बात नहीं करूँगा, नंबर वाइज कम होगा, देश के इकोनॉमी में वो लोग कंट्रीब्यूट नहीं भी कर रहे होंगे या काम कर रहे होंगे, लेकिन वो देश के जनता है, वो सीमा पे रहते हैं, उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, वो समझ के जो है उनको पूरा डेवलपमेंट देना है, सड़क पहुंचाना है, टेलीकम्युनिकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ तो उसको आपके दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ में जो मिल रहा है
वो वहाँ पे उनकी पहुँचना वो है। पहुंचना है, ये किसका जिम्मेवारी? सरकार का जिम्मेवारी। मोदी जी यही जिम्मेवारी तो निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ लैप्सेस 10 Lapse। साल से सरकार है, देखो, कुछ ना कुछ 10 साल से lapses तो हुए। सरकार है, तब जाके वहां पे मोम झील के किनारे आप सड़क देखो। 10 साल से सरकार है, तब जाके जहां पे मेजर शरण सिंह का शहादत हुआ था, छुशुल का रिजांगला, वहां पे मेमोरियल बनने से लेके छुशुल दुमचे से दिनजोक वहां तक आज चौड़ाई सड़क बन रहा है। 10 साल से हमारा सरकार है, तब जाके दिनजोक में मोबाइल टावर खड़ा हो रहा है। But that is not sufficient, I would say. We have to go one step forward. सफिशिएंट इस दुनिया में कभी नहीं होता है, ठीक है? सफिशिएंट कभी नहीं होता है। अगर देखो ना सर, सफिशिएंट और सेटिस्फेक्शन इस दुनिया में होना ही नहीं है। इस दुनिया में ह्यूमन बीइंग्स ने जब से कदम रखा तब से प्रोग्रेस चल रहा है ना। That book should DSP DPO रोड बन रहा है जो। हाँ, जो गलवान पे अटैक करने का भी चाइना का वही था, क्योंकि वहां से इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा। तो काउंटर स्ट्रेटेजी भी यहीं से भी बन रहा है ना। जैसे वो वो तो देखिए, आज देखो मैं उत्तराखंड के आपको एग्जांपल दूंगा। उत्तराखंड के दरचूला एरिया में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ के एक गांव रहता है खिमलिंग। वो गांव ही खत्म हो गए क्योंकि वहां पर रोड नहीं पहुंचा, पानी नहीं पहुंचा, मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचा, एजुकेशन कुछ नहीं पहुंचा, तो वो गांव पूरा माइग्रेट होकर देहरादून आ गया है। आज 10 साल से हमारा सरकार है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम घोषित करके वो फिर से वहां पे दोबारा स्थापित कर रहे हैं। ये मैं एग्जांपल दे अच्छी बात। उसी तरह सिक्किम के गुरु दोंगर लेक के सामने जो गुरुदोंगर, हाँ इर्द में जो गांव रहता है, अरुणाचल के बहुत सारे गांव में जो है आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इतना अच्छा काम चल रहा है। अब इसमें तवांग में जाने का अवसर भी मिला था। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो मैं घुमा वो सारा एरिया घुमा। कनेक्ट करने की जरूरत है। यस, मैं वहां से अरुणाचल के बहुत रिमोट इलाका है तुतिंग गांव, मैं वहां तक गया हूँ। यहाँ से रिच है वो आपका। सारे के तो वो सारा देखो ना, अगर अपने सीमा बॉर्डर पे सिक्योरिटी देना है, आपका फोकस केवल जो है दिल्ली मुंबई पे ना रह के देखो ना बॉर्डर। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे हम पाकिस्तान हमारे के वर्ष के इस तरफ और चाइना का एक तो हमारा वेस्टर्न फ्रंट है, ईस्टर्न फ्रंट है, तो दोनों फ्रंट पे कहीं ना कहीं किस तरह की स्ट्रैटेजी से हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं? बिकॉज जो सीपैक के थ्रू वो वहाँ पे इंडिया को थोड़ा सा ट्राई टू पुल अ फ्यू स्ट्रिंग्स, कभी कभी मैप में शो कर देगा अरुणाचल को, इंडिया अपना पार्ट शो कर देगा। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज को आप किस तरह से और ओवरऑल ग्लोबल फोरम में हम चाइना को किस तरह से काउंटर कर सकते हैं? देखिए, ग्लोबल फोरम में चाइना को जिस तरह से कंट्रोल करना है तो बहुत हाई लेवल की बात है। उसमें अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग फिलोसफी, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल हो सकता है। लेकिन ग्राउंड का मैं थोड़ा बताऊँ आपको, कोई भी हमारे पड़ोसी देश को अगर काउंटर करना Since you are from है Ladakh, you या understand that करना better. है, तो वही बात आता है कि वहाँ रहने वाले लोगों को इम्पोर्टेंस दे, उनको वहाँ बैठना महफूज लगे, कंफर्ट लगे, उनका दिल जीते। जब आप देखो लद्दाख के इतिहास में देखो, मॉडर्न लद्दाख के इतिहास में देखो, लद्दाख में एक भी बॉर्डर से जो है कभी घुसपैठी को लद्दाख की उन्हें सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं? क्योंकि लद्दाख वाले हमेशा देश को चाहते हैं, देश प्रेम की भावना। देश प्रेम की भावना है, कोई भी इस देश से गद्दारी नहीं करेगा। बिल्कुल। ठीक, मैं ये इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग करता है, नहीं, लेकिन देश देश के अलग अलग बॉर्डर में एक अलग तरह की भावना है। कोई चूहे की तरह नीचे से भील बना के घुस के आता है, कोई उधर से इकोनॉमिक ट्रेड करके आता इधर है। नहीं आता। वो अलग अलग जगह I किस कारण से आता है? agree, I agree. किस कारण से आता है? क्योंकि अंदर से जब आपको इकोनॉमिकली सशक्तिकरण नहीं होता है तो वो बाहर से मदद तो मांगेगा। तो इसलिए बॉर्डर इलाके में रहने वालों को उनके देखो नेशनल उसमें देश के इकोनॉमी जीडीपी उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो नहीं देखना चाहिए, कि वो हमारा व्यक्ति है, बॉर्डर के फर्स्ट लाइन पे खड़ा वो है, तो उसको हमने सशक्तिकरण करना है। मैं आपको जम्मू कश्मीर की मिसाल दूंगा। आज यहाँ पे इसी इलेक्शन में एक चर्चा नहीं चल रहा था, विलेज डिफेंस गार्ड VDC, वो सरकार ने एक पॉलिसी बनाया है ना, सरकार ने अभी के सरकार ने उसको दोबारा अपना के उन सब के हाथ में बंदूक दिया। अब वो ओपोजिशन पार्टी तो उसका दूसरा नैरेटिव करते हैं, भाई आतंकी खत्म हुआ तो इनको बंदूक दे दिया, लेकिन अपने लोगों को सशक्तिकरण करके उनके हाथ में जो है एम्पावर करके, उनका एग्जाम भी सही है, उनका एग्जाम तो मुझे वैसे वो हो सकता है। लेकिन अब ठीक है, आपने VDC नियुक्त कर दिया, अब कल को कोई घुसपैठी आया तो आप क्या उंगली से मारेंगे उसको? आप क्या डंडे से मारोगे? वो एक सशक्तिकरण कर रहे हैं ना,
तो उसकी वजह से आज हर गांव में हमारे जितने भी बीडीसी है मल्टी प्राउंड दे आर फीलिंग एम्पावर्ड, है ना, वो महसूस हो रहा है भाई मैं एम्पावर्ड हूँ। अच्छा, उनको जितना भी पगार फिक्स किया है हर महीने अकाउंट में डीबीटीएल के जरिए से जा रहा है। पहले कितना 20 के बिचौले घोटाले घपले होते थे। तो ये छोटे छोटे चीजें ट्रिनिटी के थ्रू ये जो हुआ है, ये छोटे छोटे चीजें जो है बॉर्डर एरिया में ये मैटर करते हैं, ये बॉर्डर एरिया में मैटर करते हैं। अब बॉर्डर एरिया में पहाड़ के ऊपर बैठे हैं, पानी लेने के लिए 2 घंटा नीचे जाओ, फिर 3 घंटा ऊपर चढ़ो, आज उसके दरवाजे के सामने जल नल दे रहा है, तो ये मैटर करता है। जैसे अभी लद्दाख में जैसे जो फार्मलैंड एरियाज में आपको लगता है वो टैप वाटर कनेक्शन पहुंचे हैं या किस तरह पे, जैसे कुछ वहाँ जो कारगिल के ऊपर रीचेस में अगर हम जाएं तो वहाँ देखिए लद्दाख में अभी मेरे पास एग्जैक्ट डेटा में I'm not asking the data, नॉट अवेलेबल, I'm asking the general, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है लद्दाख के 70-80% विलेजेस में जो है टैप वाटर हर घर नल जल दे चुका है। और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, उनको पता है कि भाई ये पानी मेरे लिए आ रहा है। राइट, तो वहाँ काम करने वाले लेबर वो जो भी वो ठेकेदार ने इंगेज किया है वो घर से चाय बना के उनको पिला दे, भैया उस तरह से काम कर लेना, आप चाय पियो नाश्ता ले लो। फिर बहुत सारे लोगों ने तो भैया आपने बहुत अच्छा काम करके किया, उसको जो है खाता के साथ सम्मान करते नमस्ते करके, क्योंकि लोगों को पता है मेरे लिए गुड पीपल। इसलिए लद्दाख में जो है अभी जल जीवन मिशन बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लद्दाख के जो पॉपुलेशन की कुछ मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं, 3 से 4 प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि इनको एड्रेस करके हम उनकी ग्रीवेंसेस को काफ़ी हद तक हल कर सकते हैं, और आपका विजन क्या है आने वाले समय में लद्दाख के यूथ को लेके और जर्नी को? देखिए मैं तो लद्दाख का इकोनॉमी अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लद्दाख में एक सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर है, लेकिन वो केवल एक सेल्फ सस्टेन के लिए, वहाँ आपके जम्मू की कुछ एरिया की तरह, पंजाब की तरह, हरियाणा की तरह जो है खेती नहीं होती है, बड़ा लेवल पे खेती नहीं होती, कॉमर्शियल बेस पे नहीं होती, वो सेल्फ सस्टेन के लिए छोटा मोटा गार्डन टाइप का होता है, और वो भी केवल एक ही टाइप। इसलिए लोगों को इकोनॉमिकली सशक्तिकरण करना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिकली सशक्तिकरण मीन्स सरकार आपको एक लाख दे देगा ऐसे भी नहीं, वहाँ लोगों को सपोर्ट देके वहाँ पे ये जो इको फ्रेंडली इंडस्ट्री किस तरह से बिल्डअप करना है, वहाँ लद्दाख से क्या क्या चीज़ बाहर बेच सकते हैं दिल्ली के मार्केट में, ऐसे चीज आप लद्दाख में जो है वर्ल्ड फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ पश्मीना लद्दाख में होते हैं, तो उसका सारा सिस्टम जो है लद्दाख में ही हो, और वो जो है केवल रॉ मटेरियल ही बेच के पैसा ना कमाए, उसका पूरा प्रोसेस करके A to Z तक प्रोसेस करके उसका पूरा मार्जिन के साथ बेनिफिट लोगों के हाथ में है। प्रोसेसिंग भी रहेंगे वो। हाँ, उसी तरह वहाँ वेस्टर्न लद्दाख में हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा होता है, लद्दाख का एप्रीकोट अभी हमारे दिल्ली मार्केट में टर्की से एप्रीकोट ला के बेच रहे हैं, लद्दाख से और टर्की से भी अच्छे क्वालिटी लद्दाख में जो है 15,000 मेट्रिक टन वहाँ पे क्वांटिटी वेस्ट हो रहा है, तो वो चिन्हित करके हमने काफ़ी उस पर जो है काम भी किया है, अभी वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग, तो ये सारा जो है एक एक चीज़ को पकड़ के, है ना, आप केवल एक ही ब्लैंकेट के अंदर सबको नहीं कर सकते भाई सारा एप्रीकोट लगाओ या सारा पश्मीना पॉलिसी को भी देखना पड़ेगा, तो वो सारा फिशरीज कहाँ हो सकता है, या ये याक चीज़ बटर चीज़ कहाँ हो सकता है, ऐसे जो है माइक्रो लेवल पे, क्योंकि हमारा काम अवधि है लगभग 3 लाख ही है, तो माइक्रो लेवल पे ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्री लगा के लोगों को उसमें रोजगार भी मिले, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बढ़े, ये सबसे ज्यादा। अब जब आपके हाथ में इकोनॉमी आएगा तब आप अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी तरह से दे पाएंगे, अपने घर में बुजुर्गों को हेल्थ ठीक तरह से केयर कर पाएंगे, तो इकोनॉमिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, और खासकर यूथ को जो है स्किल्ड अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिग्री सबके हाथ में आ गया, डिप्लोमा सबके हाथ में आ गया, लेकिन उसी डिग्री डिप्लोमा के बेसिस पे सरकार सबको नौकरी तो नहीं दे सकती, सरकार उसमें लोगों को स्किल अपग्रेड करके कुछ सब्सिडी स्कीम बना के ट्रेनिंग देके नया अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके उनको केवल इंडस्ट्री खड़ा करके नहीं देना है, मार्केटिंग तक उनको सपोर्ट देके गाइड करके प्रोसेसिंग का अलग अलग चीज में जैसे अलग चीज सॉइल हेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज करें, वो सारा करते हैं। बेटर वो पूरा, तो ये सारा बहुत सारे चीज़ जो है लद्दाख से बाहर बेचते समय बहुत महंगा होता है, जहाज में बेचेंगे तो उसी में किराया लग जाएगा, ट्रेन तो लद्दाख में है ही नहीं है, बाय रोड बेचेंगे तो 3 दिन मनाली पहुंचने में लगेगा, सारा खराब हो जाएगा माल, तो ये सारा जो है चिन्हित करके ट्रांसपोर्ट को भी थोड़ा इम्प्रूव किस तरह से किया जाए। ट्रांसपोर्ट में तो सरकार की ओर से कोशिश हो रहा है, जोजिला टनल जो है जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तो लेकिन फिर भी टाइम लगेगा, टेरेन मेकिंग हॉस्पिटल है, Yes. वक्त लगेगा, यस, और वेदर तुरंत चेंज हो जाता है, चेंजेस या तो लैंडस्लाइड टेम्परेचर अप डाउन होते रहता है, ले आओ कारगिल में वेरिएशन है, कारगिल और सोनामार्ग का वेरिएशन है, तो उसमें बहुत सारे खास कर ये
हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो तुरंत खराब हो खराब हो जाता तो बहुत सारे चीज जो है ऐसे कोल्ड स्टोरेज यूटेंसिल वो डेवलप किया है। तो ये सारा करने की जरूरत है। तो मैं इकोनॉमी और रोजगार पे फोकस देने की बहुत जरूरी है। बाकी लोगों के सेंटिमेंट के हिसाब से कल्चरल इम्पोर्टेंस तो है ही है, तो उस पे तो सरकार फोकस दे भी रहा है। अभी इस बार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं, जी। तो क्या आपका एक्सपेक्टेशन है, मतलब क्या रिजल्ट देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा वेब है। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं पिछले 10-15 दिन से जम्मू में हूँ। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का मौका मिला, अलग अलग लेवल का मुझे जिम्मेवारी दिया। पार्टी ने सोशल मीडिया हो या मीडिया सेंटर हो या वहाँ जो होम मिनिस्टर साहब का रैली होते हैं तो वो सारा करने का जो है काफ़ी अलग अलग लेवल का जो जिम्मेवारी दिया। कॉन्स्टिट्यूंसी भी काफ़ी घुमा, लोगों में मार्केट में दुकान में गरीब ड्राइवर सभी लोगों का वे बहुत अच्छा है इस बार। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एनसी के साथ कोalition कर देते हैं, इनको टक्कर तो देंगे। वो तो कोशिश तो करेंगे ना, सभी लोग कोशिश करेंगे। वहाँ भी वो मुफ्ती जी कोशिश कर रहे हैं, इंजीनियर राशिद कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग कोशिश करेंगे। इंजीनियरशिप को तो कहा जा रहा है आपकी टीम में हो, मुझे नहीं पता कहा तो जा रहा है। नहीं, उमर साहब वो भी नहीं सकते। उमर साहब क्या है? नहीं, वो किसी के कहने से थोड़ी हो जाए। भाई हम राष्ट्रवाद होंगे, हमारा विचारधारा बिल्कुल अलग है। लेकिन पीडीपी अब के साथ तो हाथ मिलाया आपने 14 में। वो उसका भी एक मकसद था, 370 खत्म करना था, देश हित में था ना, वो कुर्सी के लिए नहीं था वो गठबंधन। कोई आपने देश 370 तो सेंटर से हटा है। सेंटर से हटाना था, लेकिन ग्राउंड इधर से तैयारी होना पड़ेगा ना आपको। ग्राउंड इधर से तैयारी करना था ना। अगर कुर्सी के लिए जाता तो इस बार आप सुनो ना, इस बार आप हाथ मिलाएं। अगर कुर्सी के लिए हाथ मिलाया तो 6 साल सरकार क्यों नहीं चलाया? कुर्सी तो त्याग दिया ना। जब तो जब इस बार हमारा आप मकसद इस था, बार हाथ नहीं मिलाएंगे, अरे वो ऊपर वाले देखेंगे जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप है, मतलब मिला उसमें मिला मेरा मिला भी सकते हैं। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देयर नो परमानेंट फोर्स इन पॉलिटिक्स में कहावत तो है ये, लेकिन जिस विचार को लेके हम जम्मू कश्मीर में लग रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देके हमने एक देश में एक ही विधान, एक ही निशान, एक ही प्रधान रखने का प्रताप मिलने वाला है। हमने यहाँ 2 झंडा खत्म कर दिया, यहाँ 2 विधान खत्म कर दिया। अब वही जो झंडा दोबारा मांगने वालों से कैसे हाथ मिलाएं? अब पॉलिटिक्स के ये इलेक्शन के बाद जो है, अगर वो लोग हाथ फैला के आता है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर क्या रिएक्शन देते हैं वो अलग बात है, वो मुझे नहीं पता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट ही थोड़ा सा पीछे जाता नहीं ये तो रहे 100% फुल मेजोरिटी आना अगर है। नहीं आया मैं आपको नंबर के साथ कह सकता अगर 45 हूं। नहीं ना आया जम्मू में 43 सीट पे लड़ रहे हैं, 43 और सारे सुनो ना, कश्मीर में 19 सीट पे लड़ रहे हैं, ठीक, टोटल कितना हुआ? तो उसमें से जम्मू में आपने लगभग 35 तो क्रॉस करने ही करना है, लिखिए देखो आपने से जम्मू में 35 आपने क्रॉस करना है। कश्मीर में भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा। कश्मीर में तो खाता अभी तक खुला नहीं है। नहीं, अभी तो रिजल्ट ही नहीं है ना, खाता कहाँ खुला? पहले का बात पहले का छोड़ो ना, पहले क्या होता था आपको पता है? पहले तो क्या होता था वो आपको पता है। पहले इलेक्शन के नाम पे 8% 9% ही होता था। कल फर्स्ट फेज में 60% क्रॉस किया। दैट्स अ वेरी गुड तो पहले के बाद आप क्यों लेके आते हो? लेट्स होप फॉर द बेस्ट, तो लेट्स होप। आप कल 25 तारीख के शाम को देखो कितना % क्रॉस होता है। तो पहले का सिर्फ नाम का इलेक्शन होता था ना, आज काम का इलेक्शन हो रहा है। पहले के इलेक्शन में भारत के तिरंगा को गली देने वाले कितने थे? आज there has been good developments that आज किसी एक का हिम्मत नहीं है वो तिरंगा के खिलाफ जाए। पहले क्या कहते थे? तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, खून की नदियां बहेगा। आज किसी में हिम्मत है? भैया मोदी जी के दौर में चुनाव हो रहा है, कोई अच्छी पहले की बात बात भूल जाइए। पहले इलेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का स्लोगन होता था, आज हो रहा है क्या? सेपरेटिस्ट भी नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहा है क्या? सेपरेटिस्ट भी इलेक्शन छोड़ो ना, इलेक्शन में लड़ वही तो वो छोड़ दिया उन्होंने सब। नहीं, जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं भारत के संविधान को इज्जत दे रहा है। मैं आपको कहूं, जमात इस्लाम ऑफिशियली बैंड है, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा करके भारत के संविधान के नीचे झुक रहे हैं ना। इसको इस तरह से भी देखो ना। अब जो लोग इस भारत देश के डेमोक्रेसी को मानने के लिए तैयार नहीं था, तो आज भारत के संविधान के आगे झुक के वो एफिडेविट पे साइन करके आज ही मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट हूं, वो एग्री कर रहे हैं। तो इससे बड़े अचीवमेंट उपलब्धि क्या चाहिए? केवल सत्ता और कुर्सी की बात नहीं होता भाई साहब। A good beginning has been made, but कभी कुर्सी मिलता है, कभी कुर्सी नहीं मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन पूरा राष्ट्रवाद का एक माहौल खड़ा करना है, the woods पूरा are प्रो नेशन। lovely, dark and deep, and I have promises to keep and miles to go first. ये देखो ना, Robert Frost said it long back. पूरा आप देखो ना, किसके हिम्मत है आज झंडा को गली दे, पाकिस्तान जिंदाबाद करे, इस चुनावी है नहीं है। तो ये जो है
मैं कहूँगा ये जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या है जो सही दिशा में लोग कदम आगे बढ़ रहा है। We hope है ना, that मोदी जी का लीडरशिप तो है ही है, भारतीय जनता पार्टी का मखार कार्यकर्ता का मेहनत तो है ही है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा कैंडिडेट नहीं भी है वहां भी इसी 370 हटाने के डिसीजन से वहां इन्फ्लुएंस होके आज पाकिस्तान जिंदाबाद छोड़ दिया, तो अच्छी बात है। definitely a good start. Youth is coming in the mainstream and Yes. coming out to vote. That is a victory. आप देखो ना, कल अभी मुझे मैं आप ये नहीं बोलना कि राइज अबाउट द पार्टी, हकीकत कल राहुल गांधी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद राहुल गांधी जी का जलसा हुआ, दोनों नेता का कितना पीसफुली हुआ, अचीवमेंट किसका है? पहले किसी का हिम्मत था कश्मीर में जाके चाहे आप तिरंगा यात्रा करो, मुझे याद है हमारे तब के भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर जी ने तिरंगा यात्रा लेके आए थे, पठानकोट में रुक दिया था, जम्मू एयरपोर्ट से वापस भेज दिया था, लाल चौक पे झंडा ही खड़ा होने नहीं दिया था। आज राहुल गांधी जी झंडा लेके यात्रा कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा करके कश्मीर तक गया, अच्छी बात है, करना चाहिए। क्रेडिट किसको जाता है? अमन और शांति का। आज राहुल गांधी जी वहां पे पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं, इतने अच्छे माहौल में, कोई सिक्योरिटी का खतरा नहीं, खुले हवा में, इस फिजाओं में। क्या जम्मू कश्मीर का कंट्रोल में। अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा? और हम तो वही दुआ करेंगे, हमारा तो कोशिश वही रहेगा ना। कन्विक्शन है। तो मैं क्या ये बोलूं आपको कि नहीं नहीं जी उस पार्टी का होना चाहिए, उसका होना चाहिए, हमारी पार्टी का ही होगा, होना भी चाहिए। इंडियन अलायंस भी काफी कॉन्फिडेंट है इस बार कि हम तो कॉन्फिडेंस तो इस 2024 में मरकजी सरकार बनाने का कॉन्फिडेंस दिखाना, कहाँ पहुंचे? बट उन्होंने इम्प्रूव किया होगा। 99% मार्क्स लेके पापा मैं पास आ गया बोलने वाले लोग हैं। बट फिर भी इम्प्रूवमेंट किया होना है, 234 तक वो भी पहुंच जी, गए। लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन देखिए फॉर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी वी नीड ठीक है, the same डेमोक्रेसी have to तो be उसको respected. होना है, We have to respect the रूलिंग के rules. साथ ऑपोजिशन भी मजबूत होना चाहिए होना था, चाहिए। लेकिन नहीं हो पा रहा है ना, देश का अभी दुर्भाग्य यही है। अभी हुआ थोड़ा। वो तो नौटंकी कर रहे हैं, वो विदेशों में जाके नौटंकी कर रहे हैं, तो नौटंकी कहूँ ना, और क्या कहूँ? The views of Shri Namgyal, who has been ex-MP from Ladakh, and इन्होंने अपने व्यूज में शेयर किया लद्दाख की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और यूनिक सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में हमने डिस्कस किया, किस तरह के रोड मैप की ज़रूरत है वहाँ के लोगों को सशक्त करने की, एम्पावर करने की, ताकि जो चैलेंजेस हैं उनके एम्प्लॉयमेंट को लेके, टूरिज्म को लेके, उनको आगे बढ़ावा दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच नवजुल जी, इट्स बीन एन ऑनर, इट्स बीन एन ऑनर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेम बात है, करके। सेम है, सेम। थैंक यू सर। Thank you. जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।